नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कानून में सबसे बड़ा बदलाव। अंग्रेजों के समय पर बनाए गए कानून अब पहले की अपेक्षा अधिक सख्त होंगे, साथ ही समय पर लागू भी हो जाएंगे, अर्थात जो सजाएं भी हैं वो भी समय पर मिलेंगी। दोस्तों, देश में कानून में ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी के तहत आज का ये जो पूरा सेशन है अपन इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो चुनावी माहौल है और चुनाव के समय पर ऐसे ऐसे जो बदलाव हैं वो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव हैं। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार ने आपराधिक कानून में अब तक के सबसे बड़े बदलाव के लिए 3 नए बिल जो हैं वो पेश किए हुए हैं। अब देखते हैं। यह अंग्रेजों के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इनके जो नाम है वो भी बदल जाएंगे। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम। क्लियर। कानून देशों में अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया की नींव है। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये जो 3 कानून हैं या ये जो 3 एक तरीके के जो कानून हैं ये पूरे के पूरे भारत की जो न्याय प्रक्रिया है उसकी नींव है। चलिए आगे चलते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम क्या है। इसके बाद अपन इस क्लास को चालू करेंगे। आईपीसी आईपीसी यह तय करता है कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। यानी कि जो आईपीसी है वो क्या तय करेगा कि कौन सा कृत्य अपराध है, यानी कि जो किया गया है वो अपराध है भी या नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात उसके लिए अब क्या सजा होनी चाहिए। ये आईपीसी हो गया। क्लियर। सीआरपीसी क्या है। यदि हम सीआरपीसी की बात करें दोस्तों तो सीआरपीसी में गिरफ्तारी, जांच व मुकदमा चलाने की विधि है। यानी कि उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर उसमें जांच या मुकदमा होगा और चलाने की जो विधि है वो सीआरपीसी है। 2 चीजें क्लियर हुई। उसके बाद है साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम हमें यह बताता है कि केस के तथ्य को कैसे साबित करेंगे और बयान कैसे दर्ज होंगे। क्लियर। सबूत पेश करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, ये सभी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अब ये जो तीनों बिल हैं तो तीनों बिलों की समीक्षा के लिए संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। अभी संसद की जो स्थायी समिति है वहां पर इसको भेज दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें बदलाव आ रहे हैं। हमने आईपीसी को जाना, सीआरपीसी को जाना, साक्ष्य अधिनियम को जाना। ऐसे बहुत सारे लोग इनको जानते हैं जिन लोगों ने इनके बारे में पहले पढ़ रखा है या सुन रखा है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस चीज को समझ लें। चलिए आगे चलते हैं। अब भारतीय संहिता अंग्रेजों के बने जो 3 मूलभूत कानून हैं खत्म होंगे। ये कब के समय में बने थे दोस्तों, जब भारत एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटेन का गुलाम था, है ना। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। देखिए 1860 में बने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी। पहले वाले पॉइंट को अपन देखते हैं कि 1860 में बने इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्लियर। 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी। ठीक। 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता आएगी। क्लियर है। कुल 313 प्रावधान और धाराएं इसमें बदले जाएंगे। कितने? 313। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर एमपीपीएससी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो बनेंगे ही। साथ साथ में जो लोग एक तरीके से देखा जाए जो एक तरीके से जो न्याय से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो ये है ही, बाकी ये जानने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों के जमाने के कानून जो है वो खत्म होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री जी जो अमित शाह हैं, उन्होंने 160 साल तक पुराने 3 मूलभूत कानून में बदलाव के बिल को लोकसभा में पेश किया हुआ है। ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो राजद्रोह कानून को लेकर है। दोस्तों इस राजद्रोह शब्द की जगह एक तरीके से देखा जाए तो देशद्रोह शब्द को लेकर आना है। अब वो होगा कैसे, पहले इस शब्द को, दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं। राजद्रोह का मतलब क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो राजा के प्रति द्रोह या राजा के प्रति विद्रोह, है ना। और देशद्रोह का मतलब क्या है, देश के प्रति विद्रोह। समझिए राजद्रोह, अब भारत में कोई राजा तो है नहीं, लेकिन उस समय पर जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, एक तरीके से राजा कौन था, ब्रिटेन में बैठे हुए जो वहां के सम्राट हैं,
तो हम उनके एक तरीके से गुलाम थे। तब उस समय पर राजद्रोह चला जाता था। लेकिन अब चूंकि अगर देखा जाए तो भारत में कोई राजा नहीं, भारत में जो भी भारत की एक तरीके से देखा जाए जो मंत्रिपरिषद है या जो संसद है या जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब लोग जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं। भारत में अब क्या है, प्रजातंत्र है। इसलिए राजद्रोह की जगह देशद्रोह करने का प्रावधान है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी, राजद्रोह और देशद्रोह क्लियर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा और जुबान पर चढ़ी कई धाराएं जो हम जानते हैं और प्रावधान अब बदल दिए जाएंगे। कैसे बदले जाएंगे, आइए देखते हैं। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 356। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा, इनसे सीधे क्वेश्चन आएंगे। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म हो जाएंगी। कितनी, 22 धाराएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। पूछताछ से, सुनिएगा, पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो के कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो इससे पहले नहीं था। ठीक, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। कितने साल में देना होगा दोस्तों, 3 साल में देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया भी। मालूम हो, देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट इसे 90 दिन बढ़ा सकेगी, लेकिन अधिकतम 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजनी होगी। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। फैसला 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 3 साल से कम सजा वाले मामले में संक्षिप्त सुनवाई ही पर्याप्त होगी। इंपॉर्टेंट लाइन, इससे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमे कम हो जाएंगे। जो सेशन कोर्ट हैं उनमें 40% मुकदमे कम हो जाएंगे और सजा की दर को 90% तक ले जाने का लक्ष्य है। जो सजा की दर है वो 90% तक ले जाने का लक्ष्य है, ताकि कोई भी गुनाह करने से पहले व्यक्ति सोच ले, समझ ले कि कानून अब बहुत सख्त है। अभी और आगे देखिए, एफआईआर से फैसले तक सब ऑनलाइन। देखिए, एफआईआर से फैसले तक सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अभी तक क्या था, सभी चीजें कागजों पर चल रही थी। सब जितनी भी होता था, एफआईआर हो गई चाहे कुछ हो, हालांकि एफआईआर अब ऑनलाइन होने लगी है, तो ये सब पहले कागजों में था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड को वैधता देने से लेकर, यहां पर समझिए, डिजिटल जो रिकॉर्ड है को वैधता देने से लेकर एफआईआर और कोर्ट के फैसले तक पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलेस होगा। एक प्रश्न आप लोगों से यहां पूछा जा सकता है कि भारत की सर्वप्रथम वो कौन सा कोर्ट है या वो कौन सा न्यायालय है जहां पर टोटल पेपरलेस घोषित कर दिया गया है। तो देखिए वो दोस्तों, केरल उच्च न्यायालय। इसका जो आंसर है वो क्या है, केरल उच्च न्यायालय। ये अभी करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, ट्रेंडिंग में भी चल रहा था, तो केरल उच्च न्यायालय को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। सर्च जब्ती की वीडियोग्राफी होगी, जांच अनुसंधान फॉरेंसिक विज्ञान पर आधारित होगा। इंपॉर्टेंट है। 7 साल या अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम मौके पर जरूर जाएगी। सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटरीकृत हो जाएंगी। क्लियर, आगे चलते हैं। जीरो एफआईआर देश में कहीं भी धारा समेत होगी दर्ज। अब इसको समझते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है। दोस्तों, जीरो एफआईआर तब होती है कि जब एक तरीके से 2 इलाके हैं या 2 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र की पुलिस है और दूसरी क्षेत्र की पुलिस है, एक जगह पर जो भी क्राइम है वो हो चुका है, और एक तरीके से देखा जाए जैसे क्राइम होता है, आप मान लीजिए एक तरीके से सफर कर रहे हैं, सफर के दौरान आपका मोबाइल चोरी हो जाता है। अब मोबाइल यदि आपका उज्जैन में चोरी हो जाता है, ठीक है, उज्जैन में चोरी हो जाने के बाद आपको इसकी भनक उज्जैन से आगे वाले स्टेशन में लगती है, क्योंकि गाड़ी आपकी इंदौर में खड़ी होती है, तब आप अपनी जो एफआईआर है वो कहां पर करवाएंगे, इंदौर में करवाएंगे, और इंदौर में जीरो की कायमी होगी। किसकी होगी, जीरो की कायमी होगी। लेकिन वो जीरो की कायमी तो वहां कर देते हैं, पर धाराएं लगाने का जो अधिकार है वो पूरी घटना लिख देंगे। धाराएं लगाने का जो अधिकार होगा वो किसको होगा, उज्जैन पुलिस को। क्यों, क्योंकि जो घटना है वो उज्जैन में घटी हुई है।
तब इस तरीके से यहाँ पर एक बदलाव लाया गया है। बदलाव ये है कि 0 FIR देश में कहीं भी धारा समेत होगी दर्ज, यानी जब 0 FIR होगी तो उसमें भी धारा लगाने का प्रावधान है, यानी वहां भी धारा लगेगी। ऐसा नहीं कि यदि इंदौर हम पहुंच गए हैं तो इंदौर में धाराएं नहीं लगेंगी, वो धारा इंदौर में भी लगेंगी। क्लियर है? देश में अभी देखिए, अभी समझिए यहाँ पे, देश में कभी भी, देश में कहीं भी FIR दर्ज करवा सकेंगे, इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। अब तक 0 FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी। क्लियर है? 15 दिन में 0 FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। बहुत अच्छी बात है। हर जिले में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को प्रमाण पत्र देगा, वह गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है? यानी कि यदि मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया है तो पूरी कागजी कार्रवाइयां होंगी। अभी इसके आगे एक लाइन और है, अभी आप देखिएगा, पूरी कागजी कार्रवाइयां होंगी। ऐसा नहीं है कि विनोद को मान लीजिए उठा लिया गया है और पता ही नहीं है कि विनोद को किसने उठाया है। जानते सब हैं कि पुलिस इनको ले गई है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है और पता नहीं कि विनोद कहाँ चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि अभी तक हो जाता था, है ना। जानकारी ऑनलाइन और व्यक्तिगत दोनों ही देनी होगी। ऑनलाइन भी देनी होगी, यानी कि अपने जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको भी बताना पड़ेगा। सब कुछ लिखित में होगा कि किस व्यक्ति को उठाया गया है, कहां से उठाया गया है, उनके परिवार को भी जानकारी देनी होगी। साथ साथ पूरा का पूरा जो काम है वो ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। सिफारिश नहीं, सजा माफी का सियासी इस्तेमाल सीमित। इसको समझिए, सरकार के द्वारा सजा में छूट का जो सियासी इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। देखिए, सियासत अगर देखा जाए तो वो कानून में भी बीच में आती है, राजनीति में भी बीच में आती है। जब जो रसूखदार लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो कानून उनके सामने, उनके रसूख के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता था। इसलिए इस जो बदलाव है इसको लाया गया है। समझिए, मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक सजा में बदला जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से बच ना सकें। क्लियर है? सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकती, उसको सुनना बहुत जरूरी है। क्लियर? आगे चलते हैं। पहचान छुपाकर महिला से संबंध बनाने व शादी पर अब नई धारा है। देखिए, शादी, नौकरी, प्रमोशन का प्रलोभन देकर या पहचान छुपाकर महिला का यौन शोषण अब अपराध होगा। क्लियर है? फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा। दाऊद जैसे अपराधियों की ट्रायल भी संभव हो सकेगी। चुनाव संबंधी अपराधों पर भी बिल में प्रावधान। चुनाव में मतदाता को रिश्वत देने पर 1 साल की कैद का प्रावधान है। देखिए, जैसे ही चुनाव आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा लोग व्यवस्था करने लग जाते हैं। व्यवस्था का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये अब तो चुनाव आ गए, अब तो जुगाड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जितने भी जुगाड़ वाले लोग हैं उन्हीं के लिए ये आया हुआ है कि चुनाव संबंधी अपराधों पर बिल में प्रावधान। चुनाव में मतदाता को रिश्वत देने पर 1 साल की कैद का प्रावधान। बहुत सारे नेता लोग या नेता लोगों के जो भी उनके चेले चपाटे वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। या तो धन में खरीदेंगे या अन्य सामान का प्रलोभन देंगे जब वो वोट खरीदते हैं। तो अब इन पर भी एक तरीके से नकेल कसी जा सकेगी। पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को कुल कारावास का 1/3 यानी 1/3 समय जेल में बिताने पर जमानत दे दी जाएगी। जो पहली बार अपराध करेंगे, आदतन अपराधियों के लिए नहीं है ये, जो पहली बार अपराध करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म पर सजा। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त सजा इन्होंने दी है, एक तरीके से यह सुनाया है। बहुत जबरदस्त परिवर्तन है इसमें। चलिए इसको समझते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सतना में घटनाएं हुई थी। ये घटनाएं अगर देखा जाए तो समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर कानून को सख्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड को और अधिक कठोर करने का प्रावधान किया गया है। 16 साल से कम उम्र की जो नाबालिग है से दुष्कर्म के लिए अलग नया कानून बनाया गया है। इसके तहत सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। कितनी हो गई है? 20 साल। ठीक। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में, समझिएगा, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में यानी सभी लोगों ने साथ में किया, तब मौत की सजा का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल की सजा या मौत की सजा होगी। क्लियर? दुष्कर्म के बाद पीड़िता की जब मौत हो जाए
यदि दुष्कर्म किया है और पीड़िता जो है वो खत्म हो जाती है, तब 20 साल से लेकर सश्रम उम्र कैद तक का प्रावधान है। ठीक है। अभी नाबालिग से दुष्कर्म पर न्यूनतम 7 साल की सजा है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। एमपीपीएससी में मेंस में यदि यह क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही आपको प्राप्त होगा। हत्या के प्रयास में पहले धारा 307 लगती थी, अब धारा 107 होगी। आप लोगों ने कई जनों के मुंह से सुना होगा कि वो 307 का अपराधी है, यानी कि वो हाफ मर्डर का अपराधी है। इसी तरीके से देखा जाए तो ये जो धारा है 307 अब 107 होगी। लोकसभा में पेश विधेयकों से पुराने कानून की कई ऐसी धाराएं बदल जाएंगी जो आम बोलचाल में अपराध की पर्यायवाची बन गई हैं। जैसे हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 लगती थी, नए कानून में यह धारा 107 में प्रस्तावित है। क्लियर। दुष्कर्म का अपराध देखा जाए तो 375 और 376 में था। यहां पर जो इनकी जगह लेंगी वो कौन है? धारा 63(1). क्लियर। यानी कि दुष्कर्म में अब 375 और 376 की जगह 63(1) में दर्ज होगा। आपराधिक साजिश के लिए अभी धारा 120 लगती थी, अब इसके लिए 61(1) करने का प्रस्ताव है। भड़काऊ भाषण के लिए दोस्तों धारा 505 लगती थी पहले, अब यह 194 होगी भड़काऊ भाषण के लिए। दो समुदाय में शत्रुता बढ़ाने के लिए धारा 153(a) लगती थी पहले, अब इसकी जगह 194 होगी। मानहानि के मामले में धारा 499 की जगह धारा 354(1) और 2 होगी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हिट एंड रन में 10 साल की सजा। जल्दबाजी या लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है। हिट एंड रन की जैसे ही बात आती है सलमान खान याद आ जाते हैं, है ना। तो जैसे ही व्यक्ति की मौत होती है और आरोपी मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की कैद हो सकेगी, जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। इसमें पुलिस के सामने पेश न होना या घटने का खुलासा न करने में सफल न होना भी शामिल है। इसको फिर से समझते हैं। इसमें पुलिस के सामने पेश न होना या घटना का जो खुलासा है वो न करने पर भी शामिल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वह सब कुछ जो अब आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, कानून में बदलाव क्यों जरूरी था। आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बावजूद अंग्रेजों के जमाने के 2 सदी पुराने कानून से आपराधिक न्याय प्रणाली चल रही थी। इसे औपनिवेशिक गुलामी माना जा रहा था। बिल्कुल दोस्तों, यदि देखा जाए तो हम जो कानून थे वो अंग्रेजों के थे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, उनको अभी तक चला रहे थे। तो जब चूंकि अब देखा जाए तो हम गुलाम नहीं रहे, अंग्रेज भी यहाँ से चले गए हैं, तो जो होना चाहिए वो हमारा अपना होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, उनमें परिवर्तन भी किया गया है। परिवर्तन ऐसे किए गए हैं जो जरूरी हैं। देखिए, आर्थिक मामलों से जुड़े कई मामलों में सरकार ने आपराधिक कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए जन विश्वास बिल पारित किया। ऐसे में यह बदलाव के लिए आजादी के 75वें वर्ष में बिल पेश होना अच्छा है। देखिए, 15 अगस्त आने वाला है और बिल जो है उन्होंने पेश किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। मुकदमों के बोझ से मुक्ति मिलेगी। अभी 5 करोड़ से ज्यादा केस अदालतों में लंबित हैं। इसकी चर्चा अपन ने अभी शुरुआत में की। जिला और तालुका स्तर पर लंबित 4.44 करोड़ में से 3.35 करोड़ फौजदारी या क्रिमिनल मामलों के हैं। ये सभी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। यहाँ यह कानून कब और कैसे लागू होंगे, अब इसको समझिए दोस्तों। तीनों बिल को संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। राजद्रोह जैसे प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट आलोचना पहले कर चुका है। नए कानून में और सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मुद्दों पर समिति में विरोधाभास हो सकते हैं। शीत सत्र के पहले, कब? शीत सत्र के पहले समिति की रिपोर्ट नहीं आई तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर बिल रद्द हो जाएगा। हालांकि सरकार चाहेगी तो इस पर सहमति बन सकती है, क्योंकि सरकार मेजॉरिटी में है। सरकार यदि चाह लेगी तो ये जो बिल है वो पास भी हो जाएगा, है ना। बिल कैसे पास होता है ये आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में अपन इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन बदलाव पर सवाल क्यों उठे? अब ये जो बदलाव हो रहे हैं सवाल भी उठेंगे, क्योंकि भारत में ही नहीं किसी भी देश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही चलते हैं और ये चलना भी जरूरी है। अगर ये नहीं चलेंगे
तो जो काम सिर्फ सरकार योजनाएं बनाती है या सरकार जो सिर्फ घोषणाएं करती है वो योजना और घोषणा तक ही सीमित रह जाएंगे। इसीलिए इन पर सवाल उठना भी जरूरी है। सवाल उठने से होता क्या है, जो सामने वाले हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, यदि उनमें कुछ गलती होती है तो उसको सुधार भी लेते हैं। देखिए, आईपीसी और दूसरे कानून की धाराओं के क्रम में बदलाव होने से वकीलों और जजों में कंफ्यूजन जो है वो बढ़ेगा, ये तो है। ऐसे में कुछ लोग प्रस्तावित कानून को पुरानी फाइल पर नया कवर बता रहे हैं। ये वो हैं जो एक तरीके से आलोचक हैं दोस्तों, है ना। आलोचना और बुराई में आप लोग अंतर समझते हैं, इस पर भी अपन ने काफी चर्चा कर रखी है कि आलोचना और बुराइयां दोनों अलग बात है। बुराई किसी की तब की जाती है जब उसको सिर्फ बुराई ही करना है। आलोचना में सामने वाले का सही पक्ष भी जुड़ा हुआ होता है। चलिए, गलत मुकदमे और पुलिस जाति रोकने के प्रभावी और व्यवहारिक प्रावधान नहीं है। यदि आप पूरे वाले प्रावधानों को देखें, जहां तक अभी अपन लोगों ने चर्चा की, तो कहीं पर एक कोई ऐसी चर्चा नहीं आई है कि जिसमें गलत मुकदमे पर उन्होंने कुछ बोला हो या पुलिस की जो जाति होती है उसको रोकने का कोई ऐसा प्रावधान हो। तब उन्होंने इस वाली बात की भी एक तरीके से आलोचना की है। मुकदमे के जल्द फैसले के लिए भी स्पष्ट रोड मैप नहीं। अगर अपन पूरी क्लास को देखें तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जिसमें वो ये बता पाए कि मुकदमे के जो फैसले हैं वो जल्दी हो जाएं। एक जगह पर बात आई थी, उसके बाद नहीं आई, है ना। नए कानून के बाद पुलिस और न्यायपालिका में और मैन पावर की जरूरत होगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, नए कानून के बाद पुलिस और न्यायपालिका में और मैन पावर की जरूरत होगी, मतलब कि और ज्यादा आदमियों की जरूरत होगी। साथ ही जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। सरकारी दावों के अनुसार बिल पेश करने से पहले व्यापक रायशुमारी की गई। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है। ये हम सब जानते हैं, पॉलिटी में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। और है कि जो पुलिस है, कानून व्यवस्था है, वो एक तरीके से देखा जाए तो राज्य का विषय है। क्लियर। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय बहस हो रही है, इसलिए आपराधिक कानूनों में बदलाव से पहले राज्य से परामर्श के साथ देश में सार्थक बहस जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि राज्यों से बात की जाए, उनसे परामर्श लिया जाए, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमने इसमें देखा शुरुआत में आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, जो साक्ष्य संहिता है वो क्या है, उसके बाद में क्या क्या बदलाव उस बिल में किए गए हैं और क्या क्या बदलाव में जो मुख्य मुख्य पहलू हैं उन पर अपन ने चर्चा की है। कुछ धाराओं पर भी अपन ने चर्चा की है। उम्मीद है सेशन पूरा का पूरा आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इसका यदि पीडीएफ आपको चाहिए हो तो एक बार फिर से बोलता हूं कि टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जैसे ही आप ऐड हो जाएंगे तो क्लास के साथ साथ में वो जो पीडीएफ है वो भी वहां अपलोड कर दी जाती है। आप लोग जाइएगा और वहां से डाउनलोड करके जब मन पड़े उसको जब पढ़िएगा, क्योंकि बिना पीडीएफ के जो क्लास है वो बेकार है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।